हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है पवित्रा बाग। सो वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल बीट बायोलॉजी। तो इस न्यू चैनल में हम लोग बायोलॉजी को बीट करना है हम लोग को। तो नाम ही आपका बीट बायोलॉजी है बच्चों। तो इसमें बहुत सारी चीजें करेंगे, जैसे कि मेडिकल एंट्रांसेस हो गया, एम्स, जिपमर, नीट। इन सारे चीजों के लिए हम लोग यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ेंगे बच्चों, और भी बहुत सारे बायोलॉजिकल एंट्रांस के लिए हम लोग यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ेंगे। ओके। सो once again, welcome to all of you to my new YouTube channel Beat Biology. Okay, so let's begin, guys. आज का पहला चैप्टर है बच्चों, ठीक है। आज पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, आप लोगों को अगर ये जो मैंने जितना भी पढ़ाऊंगा यहाँ पे, इसका अगर नोट्स सबको अगर आप लोगों को चाहिए, तो आप लोग मुझे टेलीग्राम में फॉलो कर लेना। मैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाकर मेरे टेलीग्राम जो ग्रुप है वहाँ पे अगर ज्वाइन कर जाओगे, तो आप लोग को नोट्स, डेली क्लासेस का नोट्स मिल जाएगा आप लोग। सो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। द लिविंग वर्ल्ड, यहाँ पे बच्चों द लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बारे में कुछ चीजें बता देता हूँ कि क्या किया है मैंने मेरे लाइफ में और क्या करना चाहूंगा। ओके, तो लेट्स सी। तो आई हैव डन एमएससी बायोटेक्नोलॉजी एंड मैं एक प्रोजेक्ट भी किया हूँ प्लांट टिश्यू कल्चर के ऊपर। एंड ऑलरेडी मैं फिजियोथेरेपी स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूँ। मैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ाता था फिम्स बीवीआसर में, भुवनेश्वर में। ओके। एंड हेल्थ कोऑर्डिनेटर के हिसाब से काम कर चुका हूँ कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भुवनेश्वर में। ओके। एंड 3 साल का पढ़ाई का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस रह चुका है। सो ये तो था मेरे बारे में। सो आगे हम पढ़ाई के बारे में स्टडी करते हैं। ओके। सो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, एक मिनट रुक जाओ। हम आज डिस्कस करने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड के बारे में। तो आज का टॉपिक है द लिविंग वर्ल्ड। ओके। तो यहाँ पे बच्चों एक वर्ड आ रहा है, द लिविंग वर्ल्ड में एक वर्ड आ रहा है लिविंग करके। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है, एंड डेड क्या है। ओके। 3 चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, एक लिविंग, नॉन लिविंग एंड डेड। ओके। क्या नॉन लिविंग एंड डेड सेम है? क्या लिविंग एंड नॉन लिविंग सेम है? नहीं। ना ही लिविंग नॉन लिविंग सेम है, ना ही नॉन लिविंग डेड सेम है, और ना ही आपका लिविंग एंड डेड सेम है। गलत बात है। तो लिविंग क्या है बच्चों? कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर जो लोकोमोशन कर सकते हैं, जो मूव कर सकते हैं, उसको हम लिविंग बोलते हैं। बट ऐसा नहीं है। हमारा जो प्लांट है बच्चों, प्लांट आपका लोकोमोशन नहीं करता, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता, फिर भी प्लांट आपका लिविंग है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड डेड? देखो, मैं अभी जिंदा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ, आपसे पढ़ा रहा हूँ, ये सब चीजें बता रहा हूँ। तो मैं, मेरा अभी माउथ है, ऑर्गन है, टोंग है, सब कुछ मेरा एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है। तो मैं अभी लिविंग हूँ। जब मैं डेड हो जाऊंगा, तो वही चीजें तो रहेंगे ना, कि मेरा ऑर्गन रहेगा, मेरा ऑर्गेनाइज सिस्टम रहेगा, टोंग, माउथ, सब कुछ रहेगा। लेकिन मैं क्या उसी टाइम में आपको पढ़ा पा रहा हूँ जब मेरा डेड हो जाएगा? नहीं। देखो, लिविंग में भी वही चीजें हैं मेरे बॉडी में, डेड होने के बाद भी मेरे बॉडी में वही चीजें हैं। तो लिविंग एंड डेड अलग कैसे हो गए? ऐसा क्या चीज है जो इसको डिफरेंट कर रहा है? तो एक्चुअली लिविंग को हम बेसिकली एक डिफाइन नहीं कर सकते हैं बच्चों। कोई ऐसा पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है लिविंग को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो लिविंग को समझने के लिए हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज को देखकर हम कंसीडर करेंगे कि कौन सा लिविंग है, कौन सा नॉन लिविंग है, कौन सा डेड है। समझ में आ रहा है? सो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू डिफाइन द लाइफ। लाइफ क्या है, इसको डिफाइन करने का थोड़ा सा डिफिकल्टी जाता है बच्चों। तो फिर भी हम लोग साइंटिफिक वे में कुछ डेफिनेशन है जिसको हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी। तो पहले मैं इरेज कर देता हूँ गाइस। ओके। सी, life is a unique complex organization of molecules expressing through the chemical reaction which leads to the growth, development, responsiveness, adaptation, reproduction। तो ये बेसिकली यहाँ पे आपको शो किया गया है आपका
डेफिनेशन ऑफ लिविंग, ओके, डेफिनेशन ऑफ लाइफ एक्चुअली एक साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है, साइंटिफिक वे में, ठीक। तो देखो क्या बोला है, लाइफ इज ए यूनिक, ऑब्वियस सी बात है, हमारा लाइफ तो यूनिक है ही बच्चों, ठीक है, ना नॉन लिविंग है ना ही डेड है, लाइफ एक अलग ही तरह का यूनिक चीज है, ओके। एंड इट इज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑब्वियस सी बात है बच्चों, हमारा जो लाइफ है और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि मैं बोलूं, हमारा जो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स, फिर वो सेल्स आपका मिल मिल के आपका टिश्यू बना देते हैं, टिश्यू फिर बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, फिर उसके बाद ऑर्गन मिलके आपका ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम जब ऑर्गेनाइज्ड होके रहते हैं एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लाइफ है दैट इज एक्सप्रेस्ड थ्रू द केमिकल रिएक्शन, ओके। क्या बोला, हम जो रिएक्ट करते हैं या जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो लाइफ का एक्सप्रेशन हो रहा है दैट इज ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन। कैसे, हमारा जो ग्रोथ हो रहा है बच्चों, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, यू कैन सी ग्रोथ। तो ग्रोथ मतलब क्या है, किसी चीज का डेवलपमेंट हो रहा है। देखो यहाँ पे एक प्लांट है बेटा, प्लांट का देखो छोटे से यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, ऐसे ग्रोथ हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका जो सेल मास है वो बढ़ रहा है, सेल का वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है, हाइट इंक्रीज हो रहा है, लेंथ इंक्रीज हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, एक छोटा सा बेबी को अगर लेंगे, छोटा बेबी कैसा होता है, छोटा बेबी ऐसे छोटा इतना सा होता है, उसका वेट 2.5 तक होता है, उसके बाद धीरे 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 हमारे जैसे एडल्ट बन जाता है। तो कैसे, इसको ही तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोलते हैं बच्चों। तो कैसे होता है, हम जब खाना खाते हैं, मान लो मैंने स्टार्च खाया, आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे ये सब चीजें, मैंने स्टार्च खाया, तो स्टार्च क्या होता है, एक एंजाइम होता है बच्चों एमाइलेज नाम का, ये एमाइलेज के प्रेजेंट में स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, समझ में आ रहा है। तो ये केमिकल रिएक्शन है, स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, जब मैंने स्टार्च खाया दैट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ये जो केमिकल रिएक्शन है, इसी केमिकल रिएक्शन के वजह से ग्लूकोज हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और हमको एनर्जी देता है, एनर्जी देता है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत सारे काम कर पाते हैं और हमारे बॉडी में चेंजेस आता है और हम लोग ग्रोथ हो जाते हैं। तो केमिक हमारा जो ग्रोथ हुआ दैट इज द एक्सप्रेशन ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन, यस और नो, ऑब्वियस सी बात है, केमिकल रिएक्शन की वजह से हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, हमारा डेवलपमेंट हो रहा, हम किसी चीज को रेस्पॉन्स कर रहे हैं। देखो आप लोग 10th क्लास में ये भी पढ़े होंगे, जब आप लोग एक हॉट पॉट को, ठीक है, जब किसी पॉट में आपका टी होता है, गरम गरम चाय होता है, तो जब उसको टच करते हो तो सडनली आपका हाथ क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन शो करता है, सडन एक्शन दिखाता है कि नहीं। तो ये क्यों होता है बच्चों, देखो आप लोग जानते हो न्यूरन नाम का एक चीज होता है, नर्वस सिस्टम नाम का एक चीज होता है, क्या होता है वहां पे, आपके हाथ में ये जो टच किए हो, जो फिंगर है यहाँ पे जो टच करते हो, यहाँ पे आपका कुछ न्यूरन्स पड़े हैं, न्यूरन्स का डेंड्राइट पड़े हैं। तो जब हम किसी हॉट पॉट को ऐसे टच करते हैं तो वहां पे जो पॉट है बहुत ही हीट है, तो वहां से जो हीट एनर्जी था वो आपका यहाँ पे टच हुआ, कहाँ पे, स्किन में। तो यहाँ पे जो स्किन में पड़े हुआ जो डेंड्राइट है वो आपका सेंस करते हैं वही हीटनेस को। तो जब हीटनेस को सेंस करते हैं तो वहां पे केमिकल रिएक्शन होता है। तो जब केमिकल रिएक्शन होता है आपका, तो वो जो हीट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका केमिकल एनर्जी में। तो केमिकल एनर्जी जब कन्वर्ट होता है तो आपके ब्रेन में, नर्वस सिस्टम में जाता है वो केमिकल एनर्जी, एक इम्पल्स के थ्रू से, एक मैसेज के थ्रू से, देन हमारा ब्रेन कमांड देता है और बहुत सारे न्यूरन को, मोटर न्यूरॉन्स को, और वो मोटर न्यूरॉन आके मेरे हाथ को कमांड करते हैं कि तुम यहाँ पे हाथ मत लगाओ, हॉट टी में, हॉट पॉट में हाथ मत लगाओ, नहीं तो आपका हाथ जल जाएगा, बोल के ऐसे सडन रिएक्शन होता है। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम जो ये रिएक्ट किए, जो एक्सप्रेस किए, ये क्यों हुआ, केमिकल रिएक्शन की वजह से, समझ में आ रहा है। उसी तरह से हम अडेप्ट हो जाते हैं बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंजेस में, हम रिप्रोडक्शन करते हैं। सो दिस इज द लाइफ, ओके, दिस इज द लाइफ, ओके। और क्या चीजें हैं देखते हैं, ओके। देन व्हाट इज लिविंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग,
इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली। तो यहाँ पे एक छोटा सा सिंपल सा डेफिनेशन दिया गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। एक्चुअली हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम डेफिनेशन के साथ तो नहीं बता सकते, हम बता सकते हैं इनका कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। तो देखो क्या यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिया है, जैसे कि आपका सेल्फ रेप्लिकेटिंग बोलना। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब क्या है? अपने जैसा एक नया बनाना। अगर आप के पेरेंट्स को देखोगे तो अपने पेरेंट्स जैसा आप खुद बने हो कि नहीं बच्चों? तो पेरेंट्स अपने जैसा बेबी बनाते हैं, तो खुद जैसा बनाना क्या बोलेंगे? सेल्फ रेप्लिकेटिंग। और ये कहाँ पे होता है बच्चों? आपका रिप्रोडक्शन प्रोसेस में होता है। कौन से प्रोसेस? नोन एज रिप्रोडक्शन प्रोसेस में एक पेरेंट से बेबी बनता है। इवोल्यूशन होना, इवॉल्विंग मतलब हम क्लाइमेटिक चेंजेस डे बाय डे चेंजेस होते जा रहे हैं। देखो अभी कोरोना के टाइम में हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, यूट्यूब से क्लासेस कर रहे हैं। लेकिन पहले क्या करते थे? पहले जमाने में, ठीक है, लाइक हमारा जो ऑफलाइन क्लासेस करते थे, है नहीं बच्चों? तो ये एक तरह का इवोल्यूशन है। लेकिन ह्यूमन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो बिहेवियर है, पहले 100 साल पुराना जाओगे और अभी प्रेजेंट में देखोगे तो बहुत ही चेंजेस आया है। इसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन। हमारा लाइफस्टाइल पहले कैसे था, अभी कैसे लाइफस्टाइल है, ये सब क्या है बच्चों? इवोल्यूशन ही तो है। इसी तरह से हमको खुद को रेगुलेट करते हैं, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं पीना है, क्या एक्सरसाइज करना है, क्या नहीं करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन से चैनल से पढ़ना है, कौन से चैनल से नहीं पढ़ना। ये सब क्या चीजें? सेल्फ रेगुलेटिंग है बच्चों। हम इंटरेक्ट कर रहे हैं हमारे एनवायरमेंट के साथ। फिर आता है और एक चीज, रेस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुली? एक्सटर्नल स्टिमुली मतलब क्या है? बाहर से अगर कोई स्टिमुलेशन आ रहा है, कोई चेंजेस आ रहा है हमारे ऊपर, ठीक है, जैसे कि कोई आपको गाली दे दिया, आप क्या करोगे? देख के सुनते रहोगे, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल गाली यू आर गिविंग, है कि नहीं? ऐसे करोगे कि दो चमाट लगाओगे जाकर, है कि नहीं बच्चों? तो समझ में आ रहा है? तो कोई अगर बाहर से एनवायरमेंटल चेंजेस आता है तो हम लोग क्या करते हैं? उसको रेस्पॉन्स करते हैं। तो सिंपल सा बात होगी, है कि नहीं? सो यही आपका एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टीज है। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टीज देखेंगे तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, जिसका मैं एक लिस्ट यहाँ पे दे देता हूँ। लिस्ट देने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता देता हूँ, जैसे कि दुनिया में अब तक कितने तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब स्पीसीज, ठीक है, अब तक कितने स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन हो चुका है? दैट इज approximately 1.7 to 1.8 kind of species, 1.7 to 1.8 millions kind of species अब तक डिस्कवर कर दिया गया है। इनमें से 1.2 मिलियन स्पीसीज जो है आपका एनिमल्स हैं, ओके, और बाकी बचे 0.5 मिलियन ऑफ स्पीसीज जो है आपका, वो आपका प्लांट्स है। ओके बच्चों, देन अगर अभी आप लोग एस्टिमेट किया जाता है, एस्टिमेट अगर करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 5 टू 30 मिलियंस ऑफ स्पीसीज आर देयर। कितना? 5 से 30 मिलियंस ऑफ स्पीसीज आर देयर, एस्टिमेटेड है ये। ठीक ठीक है, साइंटिस्ट लोग जो एस्टिमेट किए हैं इतना अमाउंट होता है। तो सोच लो कितना अभी भी हमको डिस्कवर करना है। हम अभी तक सिर्फ 1.7 टू 1.8 काइंड्स ऑफ 8 मिलियन स्पीसीज डिस्कवर किए हैं, बट अभी भी कितना स्पीसीज बचे हैं जिसको हम क्या करना है? डिस्कवर करना है। और बच्चों ऐसा भी है कि ऐसे बहुत सारे स्पीसीज जो कि एंडेंजर हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, जैसे कि डायनासोर हो गया, है कि नहीं? ऐसे अभी हमारा करंट स्टेट देखा जाए तो हमारा जो टाइगर का जो नंबर है वो कमते कमते घटते घटते जा रहा है। तो ऐसा भी है कि कुछ स्पीसीज खत्म हो गए हैं, कुछ स्पीसीज नहीं डिस्कवर हुए हैं, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो एस्टिमेट किया जाता है कि 5 से 30 मिलियन ऑफ स्पीसीज आर देयर इन द वर्ल्ड। ओके, तो मैं अभी आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बताऊंगा, क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऐसे ही नहीं बता पाएंगे कि कौन क्यों लिविंग है, कौन क्यों नॉन लिविंग है, ऐसे हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे बच्चों। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो हमें
प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखना है। वैसे देखा जाए तो प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारा है बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारा है, लेकिन हमें यहाँ पे पढ़ना है मेन इंपोर्टेंट 5 लिविंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मैं यहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं वो बताता हूँ आप लोगों को पहले, ठीक है, एक मिनट रुको बस। ओके, प्रॉपर्टी जैसे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेफिनेट शेप एंड साइज होता है, ठीक है ना। पहला प्रॉपर्टीज है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेफिनेट शेप एंड साइज होना। जैसे कि हमारा एक डेफिनेट शेप है, जैसे कि दो हाथ है, दो पैर है, एक सर है, एक पेट है कि नहीं, इसी तरह का एक शेप है, ठीक है। शेप के बारे में हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम में कैसे शेप होता है, क्या साइजेस होता है, ठीक है बच्चों। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हर लिविंग ऑर्गेनाइजिंग, ओके, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका सेल से बने होते हैं, तो इसको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी हम डिटेली स्टडी करेंगे बच्चों, ठीक है। इसी तरह से और क्या कैरेक्टरिस्टिक है मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहा हूँ, आप लोग लिख लेना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ओके। और क्या हो सकता है, ये तो चौथा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, रिप्रोडक्शन। पांचवा क्या है आपका, मेटाबॉलिज्म, ओके। 6 नंबर में क्या आता है आपका, होमियोस्टासिस, होमियोस्टासिस, ओके। देन आता है आपका कम कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस। 8 नंबर में क्या आता है आपका, हीलिंग और रिपेयर। ये सब आपका एनिमल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों, ठीक है। 9th में क्या आता है आपका, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ये वगैरह, ठीक है। 10 नंबर में क्या आता है आपका, 10 नंबर में आपका एडेप्टेशन आता है, ठीक है। और भी है बच्चों, 11 में आपका इवोल्यूशन हो गया। और जो इंपोर्टेंट आपका है क्या है, जो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू डाई, दैट इज नोन एज डेथ, है कि नहीं बच्चों। डेथ, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमें प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में इतना सारे चीजें नहीं पढ़ना है बच्चों। क्या पढ़ना है हमको, बस कुछ चीजों में, जैसे कि आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना है, रिप्रोडक्शन पढ़ना है, मेटाबॉलिज्म पढ़ना है, ठीक है। और जैसे कि कॉन्शियसनेस पढ़ना है। इन्हीं में से आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्वेश्चंस आता है मेडिकल एंट्रेंस में। हालांकि मैं सारे कैरेक्टरिस्टिक, सारे प्रॉपर्टीज को थोड़ा थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा, बट हम ये जो 5 प्रॉपर्टीज बोला, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कंसिस्टेंस, ये पांचों प्रॉपर्टी को हम डिटेली स्टडी करेंगे बच्चों, ठीक है। तो लेट्स बिगिन, ओके। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को लिख करके भी रख दिया है कि कौन कौन से पांचों पढ़ने वाले हैं हम लोग। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंसिस्टेंस। तो पहला देखेंगे ग्रोथ। अच्छा बच्चों, ग्रोथ है क्या, growth is the increase in number of cell and mass of cell by cell division। अब देखो ग्रोथ होता क्या है, ध्यान से सुनना बच्चों, ग्रोथ होता क्या है। ग्रोथ यहाँ पे जो डेफिनेशन बोला है दैट इज, एक मिनट कहाँ चला गया, ग्रोथ के बारे में बोला क्या, देखो ग्रोथ है आपका इंक्रीज इन नंबर एंड मास ऑफ सेल बाय सेल डिवीजन। क्या बोला है, हमारा जो सेल का नंबर इंक्रीज करना, मतलब एक सेल अगर है तो वहां से 2 सेल होना, 2 से 4 होना, 4 से 8 होना, ठीक है। नंबर इंक्रीज होना एंड मास ऑफ द सेल, सेल का मास मतलब वेट इंक्रीज होना, समझ में आ रहा है। सो इंक्रीज इन मास
एंड नंबर ऑफ सेल बाय सेल डिवीजन। कौन से प्रोसेस में हो रहा है? सेल डिवीजन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और आ चुका है आपका मेडिकल एंट्रेंसेस में कि व्हाट इज ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल बाय कौन से प्रोसेस? सेल डिवीजन में। अब देखो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं बच्चों। आप लोग जानते हो अगर ह्यूमन बींग्स का एक जाइगोट नाम का एक सेल होता है, ठीक है, एक ही सेल है ये। एक सेल से आपका एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस बनता है। ओके, ह्यूमन बनता है, एक ही सेल से आपका ह्यूमन बनता है। तो जाइगोट आपका यूनिसेलुलर है, एक ही सेल है कि नहीं बच्चों? और ह्यूमन जो है आपका मल्टीपल और मल्टी सेलुलर है। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं यहां पे बोलूं, ठीक है, एक सेल का डिवीजन होते होते यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर बनेगा कैसे? एक सेल डिवाइड होगा, दो सेल बनेगा, दो सेल डिवाइड होगा, चार सेल बनेगा, चार सेल डिवाइड होगा, आठ सेल बनेगा। इसी तरह से डिवाइड होते होते बहुत सारा सेल बनेगा। तो क्या हुआ? जाइगोट ह्यूमन जब बना तो नंबर ऑफ सेल बढ़ा कि नहीं बढ़ा? 10 सी बात है, नंबर ऑफ सेल बढ़ा। फिर मल्टी सेलुलर हुआ तो मास ऑफ द सेल क्या हुआ? बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो मास ऑफ सेल बढ़ा। अब ये जाइगोट कैसे आपका सेल मास और सेल नंबर बढ़ा रहा है? प्रोसेस कॉल्ड सेल डिवीजन। कौन से प्रोसेस से? सेल डिवीजन। समझ में आ रहा है? तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। तो फाइनली वी कंक्लूड दैट द ग्रोथ मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ सेल एंड मास ऑफ सेल शुड बी इंक्रीज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। यहाँ पे एक डायग्राम है, देखो बच्चों, यहाँ पे हम हमारा एक सेल है, जो सेल की आपका यहाँ पे डिवाइड हो रहा है बच्चों, देख सकते हो यहाँ पे ऐसे सेल डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे ऐसे सेल डिवाइड हो रहा है। तो एक सेल से दो सेल बना है और यहाँ पे फाइनली बहुत सारा न्यूक्लियस भी बन रहा है। ये मल्टीपल जो मल्टीपल फिजन है, मल्टीपल रेप्लिकेशन बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका सेल मास इंक्रीज हो रहा है एंड का सेल डिवीजन हो रहा है। यहाँ पे सेल डिवीजन, ये प्रोसेस जो दिखाया गया है आपका सेल डिवीजन है। क्लियर? तो एक सेल से कैसे दो सेल बनता है इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट कुछ चीजें यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बातें आप लोग को याद रखना पड़ेगा जो कि एग्जाम में आता है। जैसे कि आप लोग देखो यहाँ पे देख सकते हो, पहला पॉइंट जो बोल रहा है इन प्लांट कंटिन्यूस ग्रोथ कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ स्पान, और एनिमल में ग्रोथ इज ओनली अप टू ए सर्टेन एज। ओके, एक मिनट रुक जाओ बस। यहाँ पे देखो इन प्लांट्स, ओके, प्लांट में क्या हो रहा है? ग्रोथ जो होता है दैट इज कंटिन्यू थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान। आप लोग जानते हो प्लांट जो है अपना जिंदगी में जब तक नहीं मरेगा तब तक वो ग्रो करता रहेगा, ग्रो करता रहेगा। लेकिन एनिमल्स में क्या होता है बच्चों? कुछ सर्टेन टाइम्स ऑफ लाइफ पीरियड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? लाइफ स्पान बोलते हैं, ठीक है। लाइफ स्पान का मतलब क्या है बच्चों? बर्थ टू द नेचुरल डेथ, बर्थ टू द नेचुरल डेथ होता है। दिस इज टू द बर्थ टू द नेचुरल डेथ होता है, दिस इज नोन एज लाइफ स्पान। ओके, ठीक उसी तरह से देखा जाए तो एनिमल, एनिमल आपका कुछ सर्टेन एज तक जीता है, कुछ सर्टेन एज तक उसका लाइफ स्पान है। ओके, बट उसी लाइफ स्पान है अगर किसी का डेथ, सॉरी, किसी का कुछ इंजरी हो जाता है, मान लो किसी में इंजरी हो गया, कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, तो वो जो सेल्स वगैरह होता है क्या होता है? रिपेयर होता है। तो सेल डिवीजन प्रोसेस में आपका सेल डिवीजन अकर्स टू रिप्लेस द लॉस्ट सेल, लॉस्ट सेल को रिप्लेस करने के लिए आपका सेल डिवीजन भी होता है एनिमल केस में। तो प्लांट अपना लाइफ स्पान थ्रू आउट द लाइफ स्पान में जीता है, बट हमारा जो एनिमल्स होते हैं, अगर ह्यूमन बींग्स को देखोगे तो 60 साल 70 साल ऐसे जीते हैं, अगर कोई डॉग को देखोगे तो 25 ईयर्स तक जीता है। ये क्या है आपका जो एनिमल है, कुछ पर्टिकुलर लाइफ स्पान होता है, पर्टिकुलर एज होता है, तब तक जीता है, उसके बाद नहीं जिएगा। लेकिन प्लांट के केस में ऐसा नहीं है। प्लांट के केस में आपका पूरा थ्रू आउट द लाइफ स्पान में ये ग्रो करते रहे। ठीक है, समझ में आ गया ये बात? चलो आगे चलते हैं। ओके, ये तो हो गया लिविंग के बारे में, प्लांट हो गया, एनिमल के बारे में हो गया। अब देखो हम बात करेंगे नॉन लिविंग के बारे में। क्या नॉन लिविंग ग्रो करते हैं? यहाँ पे देखो
आपका जो नॉन लिविंग, एक माउंटेन का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है, माउंटेन के चारों तरफ देखो स्नो फॉल हुए हैं, तो स्नो जब फॉल हो रहे हैं तो स्नो के वजह से माउंटेन का जो लेवल है वो ग्रो कर जा रहा है, तो नॉन लिविंग ग्रो कर रहे हैं बच्चों, है कि नहीं? नॉन लिविंग ऑल्सो ग्रो, नॉन लिविंग क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं। तो नॉन लिविंग जब ग्रो कर रहे हैं, कैसे ग्रो कर रहे हैं? वो आउटर से ग्रो कर रहे हैं कि इनर से ग्रो कर रहे हैं? आउटर से ग्रो कर रहे हैं बच्चों, समझ में आ रहा है? वो सब आउटर से ग्रो कर रहे हैं, मतलब एक्सटर्नल ग्रोथ हो रहा है। कैसे हो रहा है? माउंटेन है, उसके ऊपर ऐसे आपका स्नोफॉल हुआ तो एक्सटर्नली वो ग्रो किए, तो इनका जो ग्रोथ है वो आपका एक्सट्रिंसिक है। क्या है? एक्सट्रिंसिक, यू कैन से एक्सट्रिंसिक। ओके, एक्सटर्नल ग्रोथ बोल सकते हो। कैसे हो रहा है? डिपोजिशन ऑफ स्नो, डिपोजिशन ऑफ केमिकल, डिपोजिशन ऑफ मेटल के वजह से हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो इनमें अंदर से ग्रो नहीं हो रहा है, तो इसको यहाँ पे इंट्रिंसिक ग्रो नहीं हो रहा है बच्चों, इंटरनल ग्रोथ नहीं हो रहा है, इंट्रिंसिक ग्रोथ नहीं हो रहा। ओके, ये बात समझ में आ गया? अब देखो, बेसिकली ग्रोथ इज द इंक्रीज इन मास एंड साइज, thus नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो। देखो, सरफेस एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल होता है, हमारा जो नॉन लिविंग होते हैं उनके सरफेस में एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल हो जाता है, जिसकी वजह से ये ग्रो कर जाते हैं। तो ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट बात है, जो क्वेश्चन आता है आप लोगों का, ग्रोथ को क्वेश्चन आता है कि इज ग्रोथ ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? नो, ये गलत बात है। देखो, अगर सिर्फ लिविंग ग्रो करता तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए आपका ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता, बट यहाँ पे तो नॉन लिविंग भी ग्रो कर रहा है, लिविंग भी ग्रो कर रहा है, नॉन लिविंग भी ग्रो कर रहा है, तो हम ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोल पाए। मैंने यहाँ पे बोला दो बात, और जो चीजें क्वेश्चन में आपको बुला के घुमा के पूछ सकता है। मैंने बोला नॉन लिविंग जो होते हैं, नॉन लिविंग का जो ग्रोथ होता है वो आपका एक्सट्रिंसिक होता है। कैसे? एक्सट्रिंसिक मतलब एक्सटर्नल ग्रोथ, ठीक है? एक्सटर्नल ग्रोथ मतलब एक्युमुलेशन और डिपोजिशन ऑफ मटेरियल जब होता है, सैंड माउंट में हो गया या माउंटेन्स में हो गया या बोल्डर्स में हो गया या स्टोन्स में हो गया, तो उनमें ग्रोथ होगा। बट अगर लिविंग की बात करेंगे, अगर हम लिविंग की बात करेंगे, तो लिविंग में आपका इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है, अंदर से ग्रोथ होता है कि नहीं? तो अगर हम बोलेंगे तो लिविंग का इंट्रिंसिक ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलेंगे तो सही हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको लोग। अगर इंट्रिंसिक ग्रोथ टू द लिविंग, अगर हम बोले लिविंग ऑर्गेनिज्म इंट्रिंसिकली ग्रोथ करते हैं तो वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगा, लेकिन सिर्फ ग्रोथ बोला जाए तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ में आ गया? इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इंटरनल और इनर साइड। ओके, समझ में आ गया? ये है हमारा ग्रोथ के। ओके, और कुछ चीजें ग्रोथ के बारे में बताता हूं। ग्रोथ, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखोगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? जो सेल एक सेल से बना होगा, एक सेल से अगर बना है तो उस ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। जैसे कि बैक्टीरिया, आपका बैक्टीरिया का ग्रोथ अगर देखोगे, एक ही सेल से बना है तो ये डिवाइड हो जाता है, दो सेल बन जाता है, इसको हम ग्रोथ कहेंगे। ये कौन से प्रोसेस से हो रहा है? आपका सेल डिवीजन प्रोसेस से हो रहा है। अगर एक बात देखोगे, ये जो सेल डिवीजन हो रहा है इसको तो हम ग्रोथ बोले ही, लेकिन बैक्टीरिया भी रिप्रोडक्शन यही प्रोसेस से करता है बच्चों। तो बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर केस में, यूनिसेलुलर सेल के केस में क्या हो रहा है? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है वो आपका सिमिलर हो जा रहा है, ग्रोथ जो है वो रिप्रोडक्शन बन जा रहा है। तो इसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ग्रोथ आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल डिवीजन से ग्रोथ हो रहा है वो रिप्रोडक्शन भी है, वो एक अलग तरह का प्रॉपर्टीज भी है। समझ में आ रहा है? ओके, समझ में आ गया बच्चों? तो ये ग्रोथ के बारे में कुछ चीजें था। तो जितना मैंने चीजें बताया अभी ग्रोथ के बारे में, इतना आपका नीट में या मेडिकल एंट्रेंस में क्वेश्चन हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं।
देन आते हैं दूसरा प्रॉपर्टी दैट इज मेटाबॉलिज्म। क्या पढ़ेंगे अभी हम लोग? मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ओके, मेटाबॉलिज्म है क्या बच्चों? ध्यान से सुनना मेरी बातों को। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? ओके, हमारे बॉडी में बच्चों, हमारे बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमेशा चल रहा है। हमारे बॉडी के सेल के अंदर थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन चल रहा है। सारे केमिकल रिएक्शन को मिला के हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। और ये केमिकल रिएक्शन कैसे होता है समझो, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो हमारे बॉडी में जो सेल है, लिविंग सेल में अप्रोक्सीमेटली 5000 तरह का केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन। तो ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, दो तरह का केमिकल रिएक्शन होता है। कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं और डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन बोल सकते हो, और कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं जो कि कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे कि मैं बोलूं तो फॉर एग्जांपल देता हूं डिस्ट्रक्टिव का। डिस्ट्रक्टिव के लिए मैं बता रहा हूं, तो डिस्ट्रक्टिव के लिए अगर मैं बोलूं, डिस्ट्रक्टिव के लिए अगर मैं बोलूं तो डिस्ट्रक्टिव हो गया आपका किसी चीज को तोड़ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टार्च ब्रेक होके आपका, स्टार्च आपका ब्रेक होके ग्लूकोज देता है। स्टार्च आपका ब्रेक होके क्या देता है? ग्लूकोज देता है। तो ये स्टार्च आपका ब्रेक होकर ग्लूकोज दिया, तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से स्मॉलर मॉलिक्यूल बना, तो ये तोड़ दिया बच्चों। समझ में आ रहा? तो ये ब्रेकडाउन और डिस्ट्रक्शन ऑफ रिएक्शन हुआ। और कुछ केमिकल रिएक्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन बोलते हैं। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है बच्चों? किसी चीज को बनाना, स्मॉलर स्मॉलर चीज को लेकर बनाना। जैसे कि मैं बोलूं ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज मिलके आपका स्टार्च बनाते हैं। तो स्मॉलर स्मॉलर थिंग्स मिलके क्या बनाए? एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाए, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन। तो हमारे बॉडी में हमेशा 5000 तरह का केमिकल रिएक्शन होता है। एक तो कंस्ट्रक्टिव वे में होता है, नहीं तो डिस्ट्रक्टिव वे में होता है। तो सारे रिएक्शन को मिलाकर हम जो वर्ड दिए हैं उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं उसको? मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म इज नथिंग बट द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड ए लिविंग सिस्टम। एक लिविंग सिस्टम के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन चल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। इतना बात समझ में आ गया? और इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ आपका नॉन डिफाइनिंग था, बट आपका लिविंग जो है आपका डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, सॉरी मेटाबॉलिज्म जो है आपका लिविंग डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्योंकि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही आपका मेटाबॉलिज्म होता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। क्लियर है ये बात? चलो आगे चलते हैं और कुछ चीजें मैं बताता हूं। तो मेटाबॉलिज्म के बारे में आप लोग क्या जाने हैं अभी? सो मेटाबॉलिज्म का मतलब है, मेटाबॉलिज्म is the sum of all biochemical reaction occurs inside a living cell। एक लिविंग सेल में जब आपका बायोकेमिकल रिएक्शन होता है उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और ये मेटाबॉलिज्म होता कितने तरह का है? ये आपका दो तरह का होता है। एक तो अनाबॉलिज्म, अनाबॉलिज्म को हम कंस्ट्रक्टिव बोल सकते हैं, एंड कैटाबॉलिज्म होता है। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? डिस्ट्रक्टिव मेथड है। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? डिस्ट्रक्टिव मेथड है, डिस्ट्रक्टिव। ओके, तो दो तरह का मेटाबॉलिक रिएक्शन है। एक तो आपका एनाबॉलिज्म, दूसरा आपका कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्शन हो रहा है। कैटाबॉलिज्म में आपका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। क्लियर है? अब देखो हम
मेटा एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म दोनों को बारीकी से समझते हैं क्या है ये चीज एक्चुअली। पहले समझते हैं हम लोग एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आपका कोई सिंपल मॉलिक्यूल, सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस आपका कन्वर्ट हो रहा है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में। ओके, सिंपल सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। ओके बच्चों, फॉर एग्जांपल मैं दे दूं तो यहां पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहा है स्टार्च में। ओके, बहुत सारे एमिनो एसिड आपका कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोटीन्स में। ठीक है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल आपका कन्वर्ट हो रहे हैं फैट में और लिपिड में, जैसे लिपिड। इसी तरह से आपका छोटा छोटा सिंपल मॉलिक्यूल जो है, आपका सिंपल सब्सटेंस जो है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। जिस केमिकल रिएक्शन में सिंपल सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, उसको हम एनाबॉलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में बच्चों, ठीक है, एनाबॉलिज्म में आपका जो फ्री एनर्जी होता है, फ्री एनर्जी is converted into पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो ये फ्री एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है, इसको समझने के लिए मैं आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एग्जांपल देता हूँ एनाबॉलिज्म का। क्या एनाबॉलिज्म का एक एग्जांपल दे रहा हूँ बच्चों, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। फोटोसिंथेटिक रिएक्शन फोटोसिंथेटिक रिएक्शन कहाँ पे होता है आप लोग जानते हो, ये बात सिंपल सा बात है, आप लोग जानते हो। फोटोसिंथेटिक रिएक्शन आपका प्लांट के लीफ में होता है। कहाँ पे होता है आपका? प्लांट के लीफ में होता है। दिस इज लीफ। ओके, लीफ के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? मेसोफिल सेल बोलते हैं। व्हाट यू कॉल देम? मेसोफिल सेल्स। ओके, मेसोफिल सेल्स बोलते हैं। मेसोफिल सेल्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, उसमें से एक है आपका क्लोरोप्लास्ट, जिसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। क्लोरोप्लास्ट होता है। ओके, तो ये क्लोरोप्लास्ट में कुछ पिगमेंट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट। तो देखो, ध्यान से सुनो मेरे बातों को, कैसे होता है रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, ये आपका सन है बच्चों, ये क्या है आपका? सन है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो हमारा जो ये क्लोरोप्लास्ट है और ये जो लीफ है आपका, एनवायरमेंट से कार्बन मॉलिक्यूल लेता है। क्या करता है? कार्बन मॉलिक्यूल लेता है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन ऑक्साइड लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, फिर आपका वाटर मॉलिक्यूल लेता है रूट के थ्रू से, 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लेता है बच्चों। ठीक है, और इन दोनों को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, C6H12 O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये आपका फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है। घबराओ मत, मैं समझा रहा हूं। क्या हुआ आपका? 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोप्लास्ट ने लिया एनवायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से। 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लिया सॉइल से। ठीक है, उसके साथ साथ सनलाइट का जो लाइट एनर्जी को यूज किया, एंड लाइट एनर्जी को यूज कर रहा है बच्चों, लाइट एनर्जी को यूज कर रहा है, एंड हमारा क्लोरोफिल के प्रेजेंट में, आपका जानते हो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होते हैं।
ओके। क्लोरोफिल के प्रेजेंट में ये जो आपका कन्वर्ट कर दे रहा है ग्लूकोज में, दिस इज आवर ग्लूकोज। आप लोग जानते हो फूड मॉलिक्यूल बनाता है आपका प्लांट, दैट इज नोन एज ग्लूकोज। ओके, तो आप देखो लाइट एनर्जी में, लाइट में जो एनर्जी है वो आपका ग्लूकोज में स्टोर हो जाता है, ग्लूकोज में आपका एनर्जी स्टोर होता है। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? सो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में हो क्या रहा है बच्चों, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी इन द क्लोरोफिल प्रेजेंस में वो क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट हो जा रहे हैं आपका ग्लूकोज में और दे रहे हैं आपको ऑक्सीजन। और जो ऑक्सीजन की आपका प्लांट छोड़ देता है बच्चों बाहर में एटमॉस्फेयर में। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो दिस इज द फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। देखो यहाँ पे आपका क्या हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये आपका सिंपल मॉलिक्यूल है, सिंपल मॉलिक्यूल है। लेकिन आपका जो यहाँ पे ग्लूकोज है, सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल से आपका ग्लूकोज आपका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना है। तो ये आपका एक तरह का एनाबॉलिक रिएक्शन है और इसको हम एनाबॉलिज्म बोल सकते हैं। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं नया तरह का जो रिएक्शन है उसको हम बोलते हैं काटाबोलिज्म। काटाबोलिज्म क्या है बच्चों, डिस्ट्रक्शन ऑफ समथिंग, मतलब एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है वो ब्रेक हो जाएगा और हमको सिंपल सब्सटेंस देगा, तो हम बोलते हैं कैटाबोलिज्म। क्लियर? तो कैटाबोलिज्म में होता क्या है देखो, फॉर एग्जांपल मैं दूं बताऊं, स्टार्च इज ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज। ठीक है, प्रोटीन इज ब्रेक्स इनटू एमिनो एसिड्स। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, लिपिड इज ब्रेक डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, और क्या चीजें होता है देखो, काटाबोलिज्म आपका डिस्ट्रक्टिव वे है और इसमें आपका एनर्जी प्रोडक्शन होता है। जैसे कि आपका यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो फूड में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो आपका फूड में स्टोर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका काइनेटिक एनर्जी और फ्री एनर्जी में। ठीक है, अब देखो कैसे ये होता है मैं बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल है रेस्पिरेशन, काटाबोलिज्म का बता रहा हूँ, रेस्पिरेशन इन द सेल। ओके, सेल में रेस्पिरेशन होना। देखो मान लो ये एक सेल है बच्चों। ठीक है, क्या है ये, सेल है। सेल में आपका ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन मिलके आपका एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आपका CO2 बनाते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन मिलके एटीपी बनाते हैं। ये एटीपी है क्या, आपका एनर्जी है। उसके साथ साथ CO2 बनाते हैं। देखो अब ये ग्लूकोज यहाँ पे आया कैसे, ग्लूकोज यहाँ पे आया है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से। आप लोग जानते हो ये बात, जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम से देखेंगे, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मान लो, तो जब हम स्टार्च खाते हैं बच्चों, स्टार्च आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्रेक होके ग्लूकोज बनता है। ओके, ये ग्लूकोज बनता है और ये ग्लूकोज आपका ब्लड वेसल में आता है। कहाँ पे आता है, ये मान लो ब्लड वेसल है। ठीक है, ब्लड वेसल, तो ये ग्लूकोज आप, ये स्टार्च का ब्रेक हुआ और डाइजेस्ट हुआ, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। ग्लूकोज से ग्लूकोज कन्वर्ट होने के बाद वो एब्जॉर्ब हो गया आपका ब्लड में एंड ये ब्लड से आपका सेल में चला गया। ठीक है, और ये ऑक्सीजन कहाँ से आया है, ये ऑक्सीजन भी आपका कहाँ से आया है, ब्लड वेसल से आया है, सेल में। ठीक है, और इस सेल में कैसे आया, ऑक्सीजन आपका सेल में कैसे आया, आप जानते हो यहाँ पे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, तो
ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और ये ऑक्सीजन जाता है आपका लंग्स में, और इसी लंग्स में एल्वियोली होता है, एल्वियोली से आपका ऑक्सीजन चला जाता है ब्लड वेसल में, और ब्लड वेसल से ऑक्सीजन चला जाता है सेल में। अब यहाँ पे ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ठीक है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन जब फ्यूज होंगे या जो रिएक्ट करेंगे, ग्लूकोज ब्रेक हो जाएगा, और ग्लूकोज में जो आपका एनर्जी स्टोर था, पोटेंशियल एनर्जी, वो ग्लूकोज आपका कन्वर्ट कर देगा एटीपी में, और एटीपी आपका एनर्जी फॉर्म में जो कि फ्रीली रिलीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका चला जाता है सी ब्लड वेसल में, एंड फाइनली ब्लड वेसल से लंग्स में चला जाता है, लंग्स से फिर आपका एक्सहेल कर देते हो कार्बन। So respiration in cell is an example of catabolic reaction. So this is how आपका कैटाबोलिज्म। ठीक है बच्चों, तो मेटाबॉलिज्म के बारे में और क्या चीजें हैं थोड़ा देख लेते हैं। देखो, metabolic reaction can be demonstrated outside the body in cell free system। यहाँ पे एक सेंटेंस बोला है बच्चों, हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन, हम बॉडी को छोड़कर हम सेल फ्री सिस्टम में भी कर सकते हैं। सेल फ्री सिस्टम मतलब क्या है बच्चों? सेल्फी सिस्टम मतलब क्या है? लेबोरेटरी में। कहां पे? लेबोरेटरी। ओके, लेबोरेटरी में हम रिएक्शन कर सकते हैं, केमिकल को डाल देंगे, स्टार्च डाल देंगे, स्टार्च के ऊपर हम एमाइलेज दे देंगे, तो स्टार्च बिकम ग्लूकोज, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेकिन लेबोरेटरी में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम जब आर्टिफिशियली कर रहे हैं तभी जाकर आपका स्टार्च जो है आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म तो नहीं बोल सकते, नॉन लिविंग थिंग्स क्या मेटाबॉलिक रिएक्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या पत्थर आपका स्टार्च को एमाइलेज में कन्वर्ट कर सकता है? क्या प्रोटीन को आप एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? सो इसीलिए मेटाबॉलिज्म जो है आपका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ओके, समझ में आ गया? ओके, अब देखो, ये जो आपका सेल्फिक सिस्टम था, इट इज आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब हो गया आपका लेबोरेटरी, आर नॉट लिविंग थिंग बट लिविंग रिएक्शन। रिएक्शन जो होगा वो लिविंग होगा, बट लिविंग में नहीं हो रहा है, नॉन लिविंग में हम ये रिएक्शन करा रहे हैं। समझ में आ गया? ओके, तो इतना बातें हम लोग समझे। सो आज के लिए इतना ही बच्चों। ग्रोथ पढ़े हम लोग, क्या पढ़े फिर, मेटाबॉलिज्म पढ़े, ये दोनों प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, इसके बाद रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो इसका अगर नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम डाउनलोड करो बच्चों। टेलीग्राम ऐप आप लोग को मिल जाएगा प्ले स्टोर में, ठीक है। और वहां पे प्ले स्टोर में जाने के बाद आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मेरा लिंक है, यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक देख सकते हो। एक मिनट जाओ थोड़ा सा, यहाँ पे मेरा नीट बायोलॉजिक्स पवित्र करके एक लिंक है, यहाँ पे अगर इसको अगर आप लोग टाइप करोगे तो मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे, नहीं तो बीट बायोलॉजी नाम का एक ग्रुप है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाओगे। पहले टेलीग्राम डाउनलोड करो, फिर इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे आपका सारा नोट्स मिलेगा, और आप लोग को अपडेट भी मिलेगा कि कौन सा क्लास कब होने वाला है, ठीक है। और इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हो, वहाँ पे मैं बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो क्लिप डालता रहता हूँ। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, समझ में आया है, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी करो, कमेंट भी करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।